हम्म, हम्म। चलिए ये क्वेश्चन दिया है 24 सॉल्व कीजिए। किरचॉफ्स रूल लगा करके I1 I2 I3 पता कीजिए प्लीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। पहला है किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करो और उसका यूज करते हुए आप जो है I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पोलैरिटी डिसाइड कर लो। ये प्लस होगा ये माइनस होगा, करंट की डायरेक्शन में ये प्लस ये माइनस। I2 यहां से जा रही है तो ये प्लस ये माइनस और ये भी प्लस और ये भी माइनस। ये प्लस है ये माइनस है और ये यहाँ पे क्या आएगी, करंट यहाँ से आ रही है तो ये प्लस और ये माइनस। तो ये सारे करंट के अपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पढ़िए श्रुति किरचॉफ्स लॉ, The algebraic sum of currents meeting at any junction is zero. That is, sigma of I is equal to zero. The algebraic sum of potential differences across circuit elements of a closed circuit is zero. That is, sigma V is equal to zero. From Kirchhoff's first law, I3 is equal to I1 plus I2. हाँ ये For देखिए applying यहाँ पर जो करंट I3 है वो दो पार्ट में बटी है। तो I3 इज इक्वल टू मैंने ले लिया I1 प्लस I2, मतलब जहां जहां I3 जाएगी आप वहां वहां पे I1 I2 पुट कर सकते हो। मतलब पूरा इक्वेशन आपका I1 I2 में आ जाएगा, दो से ही काम बन जाएगा बेटा, तीन की yes, जरूरत नहीं है, दो से ही काम बन जाएगा क्योंकि आप I3 को I1 I2 कर दोगे तो आ जाएगा, है ना। चलो हाँ okay. पहला हो गया। चलो पढ़ो, फॉर अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ इन ABDC। ABDC का नाम ही नहीं लिखा है भाई, कहाँ ले लूं। 4 ओम वाले में तो मेरे ख्याल से ये होगा A B और ये होगा The D। question, ये होगा, अच्छा क्वेश्चन में दिया है नाम हाँ ABDC, सर, हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में नाम ABDC। चलो तो चलना शुरू करते हैं। तो बेटा प्लस से लेके माइनस, बाद वाला साइन इन लोगों ने यूज किया है, बाद वाला है ना। चलो हाँ सर, तो चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चलो प्लस से लेके माइनस, बाद वाला साइन ले लो -2। चलो -4 करंट का नाम I1 -4 I1। फिर नीचे आ जाओ, चलो माइनस से लेके प्लस मतलब +3 I2 और माइनस से लेके +2 होगा बेटा। इसको 1 क्यों 0 को कर दिया, 2 होना चाहिए ये। 2 होना चाहिए ना भाई, माइनस से लेके प्लस तो 2 yes sir, वोल्ट की बैटरी है ना, तो यहाँ तो 2 होना +2, चाहिए। क्वेश्चन में देख लें कहीं 1 वोल्ट yes तो नहीं sir. लगाया, क्वेश्चन में 1 वोल्ट है। हाँ बेटा गलती है, ये 1 कर लो। क्वेश्चन में देखो बेटा 1 वोल्ट दिया, आंसर में 2 वोल्ट कर दिया। अब सही है, +1। समझ गए, तो मानसी समझ में आया। चलो क्लास में, चलो +1 इक्वल टू 0 बेटा, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। यही बना बेटा आपका इक्वेशन, देखो Yes sir. 4I1 + 3I2 इक्वल टू -1, क्लियर ना। हाँ सर, यही बना है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन बनेगा अपने पास। चलो बेटा तो अपन ये कर रहे थे, हाँ तो ये पहला लूप लगा लिया बेटा। दूसरा इक्वेशन पे आ जाते हैं बेटा, इस वाले लूप पे। इस वाले लूप पे बात करते हैं। कहाँ से यार, ये कौन सा वाला लूप ले रखा, 2 ले रखा, 4 ले रखा, इधर बैटरी में नीचे, नीचे वाली बैटरी में 4 आ रखी है यहाँ से। हाँ मतलब पूरा बड़ा वाला लूप रखा बेटा, ABCE ये कौन सा लूप भाई दे दिया। ABCE ये कहाँ से आ गया, ABC, सी वापस चला जाएगा, ऐसा कौन सा लूप होता है। चलो कोई बात नहीं। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, इधर से चलो -2 मिल गया, -2। चलो -4 मिल गया। चलो नीचे आ जाओ, प्लस से लेके माइनस -2 I3। चलो +4 इक्वल टू 0। ठीक है श्रुति, यस और नो। Yes sir. एडजस्ट करके इधर ले आए बेटा, 2 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन बन गया 2I1 + I3 इक्वल टू 1। I3 की वैल्यू पुट कर दी, I1 + I2। दो इक्वेशन बन गए बेटा, एक बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला। दोनों को सॉल्व करके देखो बेटा, I1 I2 I3 की सारी वैल्यूज आ गई, बोलो बन जाएगा। बन जाएगा सर। यस सर। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। एरिना क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। Write symbolically the beta minus decay process of 32P15. हाँ वो बीटा डीके ही बोला जाएगा, है ना। बीटा माइनस लिखा हो, बीटा डीके ही बोलते हैं उसको। कि बीटा डीके प्रोसेस को आप आराम से जो बताओ, डीके मतलब निकल रहा है, मतलब घुस नहीं रहा, उससे टूट के जा रहा है, तो उसके 15P32 मतलब फास्फोरस 32 में से डीके को
समझाओ। चलो देखते हैं कैसे डीके होगा बेटा। देखो इसकी पूरी प्रोसेस को लिखना है। ओके, बीटा डीके की प्रोसेस को पूरे को लिखना है। पहला पार्ट तो देखिए बीटा डीके, देखिए बेटा 15p32 है। 32 के बाद अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और मास नंबर अनचेंज रहता है, तो 15 से 16 हो जाएगा और मास नंबर अनचेंज रहेगा प्लस साथ में एक एनर्जी पार्टिकल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, यस सर। तो यहाँ एक्सक्यूज पे मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप वो ना अल्फा बीटा गामा सर तीनों के मतलब कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मास में क्या चेंज आता है वो बता दीजिए सर एक बार। देखो हाँ बेटा, सर, मुझे देखो भी सर। देखो बेटा, अल्फा डीके होता है तो माइनस हो जाता है 2He4। अल्फा डीके का मतलब कम होना 2He4। बोलो यस। यस सर। मतलब एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आना और मास नंबर में 4 की कमी आना। क्लियर? ओके सर। चलो ऐसा समझ लो, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है Z, एलिमेंट का नाम है E और मास नंबर है M। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो नया जो पार्टिकल बनेगा वो बनेगा एटॉमिक नंबर Z-2, एलिमेंट हो जाएगा नया E डैश और मास नंबर हो जाएगा M-4। अब आ गया समझ में? यस सर अब आ गया। ओके, यस सर। मान लो कोई एटॉमिक नंबर है Z, उसमें से अगर बीटा पार्टिकल निकल गया, ओके एटॉमिक नंबर Z है एप्सिलॉन M, तो जो बीटा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर होगा वो होगा Z प्लस M, नया एलिमेंट E डैश और मास नंबर M ही रहेगा। बोलो यस। यस सर। ये देख लो। क्लियर? क्लियर सर। चलिए नेक्स्ट, अगला 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 अगला। और सर गामा में कुछ चेंज नहीं आता? नहीं, गामा में गामा कोई में क्या चेंज, होता है? गामा में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। गामा एनर्जी का ओके सिग्नल, सर। गामा यानी फोटोन होता है, गामा फोटोन होता है, h न्यू। ठीक है, एनर्जी। चलिए, ओके सर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड ना। एवरेज लाइफ के लिए इसको डेरिवेशन करना है हमको। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ टाइम, और इसकी हाफ टाइम के साथ रिलेशनशिप बताइए। चलिए बच्चों देखिए, हाँ, if n0 is the total number of nuclei at t equal to 0, then mean lifetime is equals to total lifetime of the nuclei divided by total number of nuclei। तो mean lifetime का फॉर्मूला 2 is equals to total lifetime of the nuclei sigma of t into delta n, sigma t into delta n divided by n0। टोटल लाइफ टाइम मतलब इन सब का सम, ये जो dn हो रहा है, dn का t के साथ का सम, मल्टीप्लाई का सम डिवाइडेड बाय n0। ओके, यहां से dn की वैल्यू रख दो बच्चों। dn कितना होता है? dn होता है लैम्डा n dt। dn की वैल्यू होती है लैम्डा n dt। देखो कैसे, लैम्डा n dt। dn की वैल्यू जो हुआ करती है वो होती है लैम्डा n dt, बिकॉज यहाँ से dn by dt is equals to lambda n, lambda is equals to 1 upon n, lambda is equals to 1 upon n dn by dt। हाँ बच्चों, lambda is equal to 1 upon n dn by dt, तो dn की वैल्यू lambda n dt। अब जो n, जो रेडियोएक्टिव डिसोसिएशन होता है उसका फंक्शन जो हुआ करता है n का, n0 e की पावर माइनस लैम्डा t हुआ करता है, तो इसमें पुट कर दो तो t इज इक्वल्स टू, ओके मीन लाइफ टाइम इक्वल्स टू सिग्मा t बाहर बैठा हुआ है, लैम्डा बाहर बैठा हुआ है, n की जगह बच्चों ये वैल्यू पुट कर दो e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन n नॉट, e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन n नॉट, और यहाँ पर dt, इससे n नॉट से बच्चों n नॉट कैंसिल कर दो और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा सिग्मा समेशन t e की पावर माइनस लैम्डा t dt। as nuclei decay indefinitely, we may replace the summation into the integration with the limit t equal to 0 to t equal to infinity। क्योंकि जो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यूअस होता है तो आप लिमिट को
जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर दो, तो टी ई की पावर माइनस 2t dt। अब इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन लग जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन लैम्डा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा t की वैल्यू पुट करो बच्चों, t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन लैम्डा, फिर से इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी टू 0। बच्चों सॉल्व कर दो, लिमिट आएगी 1 अपॉन लैम्डा, तो इसलिए जो टाउ आ गया वो 1 बाई लैम्डा आ चुका है। तो इसका जो मीन लाइफ टाइम आएगा वो जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसके, लैम्डा के, लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट। So that is the mean lifetime of a radioactive element is reciprocal of the decay constant. Relation between mean lifetime and half lifetime, T half lifetime equal to होता है 6.0931 upon lambda, okay, और mean life होता है T equals to 1 upon lambda। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करके हम ये 1 अपॉन लैम्डा की जगह टी लिख देंगे, तो हम लिखेंगे कि कंप्लीट जो एवरेज टाइम होगा वो मीन लाइफ टाइम का जो हाफ लाइफ टाइम होता है 0.6931 टाइम्स हुआ करता है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बच्चों सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो चलो नहीं सर, चलो पर ओके, चलो 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 फिर से बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बीच में मैं इतनी धुन में आ गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, खुद ही पढ़ता गया मैं। चलो लिखो, अच्छा कॉपी में लिखो बच्चों, लिखो इफ n0 इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0, मतलब जब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ था तो जो मटेरियल था वो n0 था, लिखते जाओ समझ में आ जाएगा। तो मीन लाइफ टाइम इक्वल्स टू, लिखो मीन लाइफ टाइम इक्वल्स टू टोटल लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये लिखो मीन लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाई एन नॉट। बस ये वाली चीज थोड़ी सी याद करनी लगती है, बाकी सब कुछ इजी है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं टोटल लाइफ टाइम को लिखते हैं सिग्मा टी इंटू डी एन अपॉन एन नॉट, सिग्मा टी डी एन अपॉन एन नॉट, ठीक। अब dn को क्या लिख लो, dn को लिख लो लैम्डा एन डी टी, dn इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा एन डी टी, बिकॉज dn बाई डी टी, dn अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू n हुआ करता है, मतलब जो डिसोसिएशन होता है वो एक्चुअल मात्रा के प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल होता है तो कांस्टेंट आता है, यानी dn अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा डीके कांस्टेंट, तो dn इक्वल टू लैम्डा एन डी टी। श्रुति समझ में आया dn की वैल्यू लैम्डा एन डी टी कहां से हो गई? यस सर आ गया। बेटा dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n होता है उसकी ओरिजिनल मात्रा के, जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, तो dn इज प्रोपोर्शनल टू n dt, तो dn इक्वल टू लैम्डा n dt, हाँ या ना? सर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? n है किसी भी समय पर बचने वाली रेडियोएक्टिव अमाउंट, n0 है ओरिजिनल अमाउंट। और सर dn बाई dt? dn बाई dt डिसोसिएशन है, मतलब अमाउंट समय के साथ रेडियोएक्टिव डिके है, वो डिके। सर ये रिमूव तो हो गया है पूरा ये टॉपिक रिमूव हुआ है क्या, देखो जरा। हाँ सर, न्यूक्लियस से सर अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके सब डिलीटेड टॉपिक है सर। तो ये अल्फा डी के, गामा डी के, बीटा डी के नहीं है बेटा, तो सर कौन से चैप्टर का नहीं उसी का है, रेट ऑफ डिसोसिएशन है ये। तो अल्फा बीटा गामा तो सर है सर पढ़ने को, वो है कि हटा है? अरे डाउट है सर। अल्फा बीटा गामा तो एक एक नंबर के हैं यार, उसके हटने का मतलब ही क्या, उस पर क्या बात करें अपन लोग यार, उसमें एक वो दो कम कर देता, वो तो हटना ना हटना बराबर है, उससे कोई फर्क ही नहीं है ज्यादा। और सर बताओ, ये वाला हट गया सर, और देखो न्यूक्लियर क्या, रिएक्टर है। और देखो क्या टॉपिक हटा है उसमें से, देखो चलो कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, छोटा ही सा तो है। अब लिखो डी, यहां तक तो आ गए थे,
इधर तक आगे नहीं आए मुझे। यस आ गए सर। चलो हाँ, अब देखो n की वैल्यू क्या होती है, n0 सर की पावर माइनस लैम्डा टी। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे को ना एक बार दोबारा समझाइए सर, अच्छे से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। पहला पार्ट तो क्लियर है ऊपर वाला कि नहीं है पहला पार्ट? हाँ सर क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट से देखो। सर डिलीटेड ही है वो, सर मैंने अब भी देखा। क्या टॉपिक का नाम है बोलो, टॉपिक का नाम बोलो। भेजा तो है तुमने, फॉरवर्ड किया है। न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डी के पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। हाँ भैया हट गया है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ टाइम हट गया है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, आप लोग थोड़ा समझ लो, कभी काम में आ जाए, ठीक ना। हाँ हट गया, ये बात तय है बिल्कुल। देख लीजिएगा न्यूक्लियाई से सबसे ज्यादा हटा है सिलेबस में इस बार। चले बताऊं मैं रीना कि ना बताऊं? यस सर बता दो। चलो मान लो n0 जो है टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0, मतलब जिस समय आपने रेडियो एक्टिव सैंपल रखा था डिसोसिएट होने के लिए, उसकी समय 0 पर जो मात्रा थी वो n0 थी। बोलो हाँ। हाँ सर। तो जो मीन लाइफ टाइम होता है वो क्या हुआ करता है, मीन लाइफ टाइम मतलब उसकी जिंदगी का औसत समय इज इक्वल टू टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सैंपल में प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई हैं उनका सबका टोटल टाइमिंग, उनकी सबकी जिंदगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर हुआ। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिग्मा ऑफ टी इंटू डी एन से, समेशन टी इंटू डी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो n0 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n0। बोलो यस। यस सर। ओके अब देखो डीके लॉ क्या होता है, डीके लॉ कहता है कि dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n। बोलो हाँ। हाँ सर। तो dn इज प्रोपोर्शनल टू n dt। dt ऊपर चला गया। यस सर। हाँ तो dt dn इज इक्वल टू लैम्डा, कांस्टेंट गायब होगा, लैम्डा n dt। आया नहीं आया? यस सर आ जहां गया। जहां dn है मैं वहां पे लैम्डा n dt रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकते हो सर। तो यहाँ पे लैम्डा n dt अपॉन n0 आ गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब n की वैल्यू क्या होती है बेटा, हम लोग जानते हैं n की वैल्यू जो डिसोसिएशन होता है रेडियो एक्टिव वो इस तरीके से हुआ करता है। तो n की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाई गई है n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर? क्लियर सर। वैल्यू पुट कर दो बेटा, यस सर। n की वैल्यू पुट कर दो n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो जो जो चीजें हैं बाहर ले लो, लैम्डा बाहर हो गया है ना, सिग्मा बाहर हो गया, t n0 से n0 कैंसिल, इसको ऐसे लिख दिया। बोले यस की नो? यस सर। सिग्मा लगा हुआ है, टाइम कंटिन्यूअस हुआ करता है, तो सिग्मा को हटा करके इंटीग्रेशन का निशान लगा लो। बोलिए। यस सर। और टाइम की लिमिट रहे तो 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? क्लियर सर। तो लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर, लिमिट 0 टू इंफिनिटी टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी dt। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बस नो सर। सिग्मा को इंटीग्रेशन कर दिया है। सिग्मा भी समेशन होता है, ये भी समेशन होता है ना, इंटीग्रेशन भी जोड़ना ही होता है। चलो ये हो गया। अब बेटा बस इंटीग्रेट कर दो इसको मैथ्स वाले फॉर्मूले से, ये लो बिल्कुल सेम टू सेम मैथ्स वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सॉल्व करके 1 अपॉन लैम्डा ले आओगे कि नहीं ला पाओगे? यस सर ले आएंगे। ले आएंगे। ले आओगे। नाउ मतलब टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 बाई लैम्डा, मतलब मीन लाइफ टाइम कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट। क्लियर? क्लियर सर। ओके। यस सर अब जो क्लियर। हाफ लाइफ टाइम होता है बेटा, हाफ लाइफ टाइम जिसको टी हाफ बोलते हैं या टी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा हुआ करता है। बोलिए यस। यस सर। तो बेटा यहाँ पे ये क्या यस सर रखोगे, होता ये है। 1 अपॉन लैम्डा ही तो है, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या मैं टाउ नहीं रख सकता?
रख सकते हो सर। Yes, तो आंसर आ गया 0.693 टाउ। yes, sir. चलिए ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, बन जाएगा नहीं बनेगा, अभी देखो एक बार अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा। सर बन जाएगा। हाँ चलिए, बट सिलेबस में नहीं है बच्चों, मेन लाइफ हाफ लाइफ कुछ भी नहीं है सिलेबस में, है ना। इस बार मीन लाइफ हट गया है, हाफ लाइफ हट गया है, रेडियो एक्टिविटी हट गई है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरिएशन विद मास नंबर, वो भी हट गया। वो जो बाइंडिंग एनर्जी कर बताता हूँ वो नहीं आएगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, ये भी पोलराइड हट चुका है सिलेबस से। कौन का, वेव ऑप्टिक्स में ना, वेव ऑप्टिक्स में देखो पोलराइजेशन, हाँ पोलराइड सिलेबस से हट चुका है बच्चों, पोलराइड भी। क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, हाउ How does an unpolarized light get polarized when passed through Polaroid? Two Polaroids are set in crossed positions. A third Polaroid is placed between the two, making an angle theta with the pass axis of the first Polaroid. Write the expression of the intensity of light transmitted from the second Polaroid. In what orientations will the transmitted intensity be minimum and maximum? चलिए तो ये पोलराइड वाला क्वेश्चन है, पोलराइड, प्लेन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट। चलिए इसको छोड़ दीजिए बच्चों, ये कोई काम का नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं, काफी टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए इसको पूरे तरीके से छोड़ दो, सिलेबस से हट गया है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलेगा? चलेगा सर। यस ओके सर। ओके ओके, चलिए इसको हटा दिया पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, 27। An illuminated object and a screen are placed 90 centimeter apart. Determine the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of the object. ओके, सीधा सीधा लेंस का क्वेश्चन है भाई। स्क्रीन पर इमेज बन रही है, मतलब आपको जो है कौन सा टाइप चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, स्क्रीन पर इमेज, रियल इमेज बनाएगा। अब ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन कितना है, डबल है बच्चों। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फंडा है। देखो बच्चों, कह रहा है कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर बच्चों, तो u प्लस v की दूरी 90 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ बेटा यस बोलते जाना है। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन के नाम पे इसने दे रखा है लेंस का मैग्निफिकेशन I अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू हो करता है, मिरर में माइनस आता है, लेंस में माइनस नहीं आता। तो यानी कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स दे रखा है, तो v अपॉन यू इक्वल टू 2, यानी कि v इक्वल टू 2u। क्लियर? Clear, यस sir? सर। बच्चों u की वैल्यू 30 दे रखी है, मॉड u 30 है, मगर इस तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो माइनस 30 आएगी, और v की वैल्यू प्लस 60 आएगी, क्योंकि रियल इमेज की बात कर रहा है। रियल इमेज में हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट इस तरफ रहता है लेफ्ट में, इमेज बनती है राइट में, इसलिए v होगा पॉजिटिव। वैल्यू पुट करके फोकस लेंथ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, वेरी सिंपल काम, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर। है ना, Yes, कुछ भी नहीं sir. है, सीधा सीधा मिरर लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ गया। डन? Done, sir. चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए श्रुति। क्वेश्चन नंबर 28, विद द हेल्प, With the help of a diagram, explain the principle and working of a moving galvanometer. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपको बताना है प्रिंसिपल एंड वर्किंग। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बताना है, दूसरा वर्किंग भी बतानी है कि कैसे काम करता है। सेकेंड पार्ट पढ़ो बेटा, व्हाट इज द, What is the importance of a radial magnetic field and how is it produced? हाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे Why कौन is के मैग्नेट रखते हैं। नेक्स्ट, वाई, why is it that while using a moving coil galvanometer as a voltmeter, a high resistance in series is required, whereas in an ammeter a shunt is used? हाँ क्या कारण है भाई कि जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, और जब एमीटर बनाते हैं तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, रीजन बताइए। चलिए पढ़िए एलिना, पढ़िए 28, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर।
Principle and working. When current I is passed in the coil, torque tau acts on the coil, given by tau is equal to NIAB sine theta, where theta is the angle between the normal to plane of coil and the magnetic field of strength B, n is the number of turns in a coil. हाँ, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना क्रिएट होगा, टाउ एन आई ए बी साइन थीटा। ये देखिए एक कॉइल है, जैसे ये कॉइल जाएगी, ये पहला पार्ट यही है बच्चों। तो जैसे यहाँ से करंट जाएगी, इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, तो ये कॉइल इस तरफ घूमेगी और इसका ये अपोज करेगा, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में बनाएगा। बच्चों ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ये बहुत काम का डायग्राम है, छोटा सा है बट एग्जाम में बनाने को आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, ठीक है, अभी बना लीजिएगा क्लास के बाद में भी बताना। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में इसकी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना क्रिएट होगा। पढ़ो बेटा। When the magnetic field is radial, as in the case of cylindrical pole pieces and soft iron core, then in every position of the coil, the plane of the coil is parallel to the magnetic field lines, so that theta is equal to 90 degree and sine 90 degree is equal to 1. Deflecting torque, tau is equal to NIAB. If C is the torsional rigidity of the wire and theta is the twist of suspension strip, then restoring torque is equal to C theta. For equilibrium, deflecting torque is equal to restoring torque. That is NIAB is equal to C theta. Theta is equal to NAB upon C into I. That is theta is directly proportional to I. Deflection of coil is directly proportional to current flowing in the coil, and hence we can construct